वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, वसतुल्लाह ख़ान और ज़रार खोड़ो का सलाम। पाकिस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है, जो एक यकीनन खुशाइंद बात भी है क्योंकि इंटरनेट मालूमात का भी ज़रिया है, तफरीह का भी ज़रिया है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक साइबर लॉ बन नहीं पाया और इसकी बड़ी वजह ये है कि अभी तक जो हमारे असेंबली में बैठे हुए अरकान हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो इस बात पर मुत्तफ़िक नहीं हो रहे कि इसमें जुर्म को किस तरीक़े से डिफ़ाइन किया जाए, उसकी सज़ा किस तरह से डिफ़ाइन की जाए। उसका नुकसान ये हो रहा है कि जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले हैं वो तफरीह और जुर्म की सरहद कब पार कर जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। ऑल्दो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक साइबर क्राइम विंग बनाया है जो न सिर्फ हैकर्स को बल्कि जो फाइनेंशियल करप्शन हो रही है उसके अलावा जो फेसबुक का गलत इस्तेमाल है उसको भी देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ में 2 बड़े केसेस कराची में सामने आए हैं। एक पाकिस्तानी लड़के को कराची में सोल्जर बाज़ार के एरिया से गिरफ़्तार किया गया। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने अमेरिका में चंद जो यंग बच्चे बच्चियां हैं जिनकी उम्र 14 से 15 साल के दरमियान हैं, उनकी उरियां फ़िल्में बनाई हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल भी किया है। पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स कैसे कर सकता था ये सारा कुछ, अब उसको FIA ने गिरफ़्तार किया है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी हो रहा है। तो इसकी तफसील पहले जान लेते हैं। कराची में जो साइबर क्राइम सर्कल के हेड हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA साइबर क्राइम के, हमने जाके आज उनके दफ्तर में उनसे बात की। पहले सुन लीजिए कि मोहम्मद अहमद ज़ईम का इस बारे में क्या कहना है। ये बेसिकली स्पेसिफिक बहुत यूनिक केस है साइबर क्राइम की हिस्ट्री में। ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी का केस है। ये स्काइप के थ्रू USA वगैरह में जो छोटी बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते थे, उनको ये इंगेज करता था और फिर उनके स्काइप पे वीडियो बनाना, इस तरह करना। और फिर वहाँ पे ज़ाहिर है क्योंकि कुछ विक्टिम्स ने रिपोर्ट की तो वो ट्रेस होकर यहाँ पाकिस्तान से निकला। लेकिन इसकी जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी था वो स्काइप था और फेसबुक था। ये स्काइप के ऊपर चैट करता था और फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट बना के उनसे कहते चैट करता था, उनको मैसेजेस करता था और फिर बाद में उनको इंगेज करता था कि मुख्तलिफ तरह के काम करवाता था। जी, आपने सुना केस के बारे में। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि लोग फेक IDs बना लेते हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी हमने देखा है बहुत सी फेक IDs बनी हुई हैं और जिस तरह उस पर इज़हार ख्याल किया जाता है उसमें जो मुनाफरत है या जो दूसरों की प्राइवेसी इन्वेड करने का आंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। लेकिन जब मैंने इस मुलज़िम से बात की और पूछा कि तुम ये क्यों किया और तुम्हें पता था कि क्या ये जुर्म है, तो सुन लीजिए उसका क्या कहना था। सर ये मैंने वीडियोज़ वगैरह बनाई नहीं है सर, वो सब फेसबुक पे और सब स्काइप पे था और मुझे इन चीज़ का अवेयरनेस नहीं था। अगर होता तो मैं बिल्कुल कभी भी नहीं करता ये। मैंने अपनी स्काइप की ID बनाई थी तो मुझे खुद ऑनलाइन रिक्वेस्टें आती थी तो उनसे सिर्फ जैसे एंटरटेनमेंट की तरह मुझसे बातचीत होती थी, बस यही था, उससे ज़्यादा कुछ भी। मेरे को गलत इंटेंशन नहीं था इस चीज़ की। ये आपने सुना कि ज़ाहिर है हर मुलजिम जो है अपनी डिफेंस में कुछ ना कुछ तो कहता है। एक और केस आया है जामशोरो यूनिवर्सिटी का, एक स्टूडेंट को पकड़ा है जिसने अपनी साथी तालबा की कुछ काबिल एतराज़ तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की। जब उसके वालिद ने कंप्लेन की तो इनको FIA ने उठाया और मैंने इससे भी बात की, इससे भी सुन लीजिए कि उसका क्या कहना था। मुझे ये इल्म नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात हो जाएगी या ये क्राइम है। मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था क्योंकि मुझ पे तो ये जुर्म या ये क्राइम मुझ पे अप्लाई हो रहा है लेकिन उस पे अप्लाई नहीं हो रहा। उस पे भी होना चाहिए क्योंकि उसने भी मेरे ही जो ID बनाई मेरे ही नंबर पे बनाई, गलत यूज़ किया। अब उसका तो कोई अप्लाई नहीं हो रहा, ना उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे ऊपर ही अप्लाई किया जा रहा है। जी ज़रा जी अब ये जो पहला केस है, अब ये एक तरह से आप कह सकते हैं ऑनलाइन प्रेडेशन इसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, कि स्पेशली अब US में जो एज ऑफ कंसेंट है जिसके बाद आप रिलेशनशिप्स कर सकते हैं और इलीगली 18 साल की है, तो अगर उससे कम उम्र के लड़के या लड़के के साथ अगर कोई सेक्सुअल किस्म के वीडियोस हैं तो फिर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक्ट के अंदर आप आ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल फिनोमेनन है। अर्ली 2000s में एक छापे पड़े थे कोई 8 मुल्कों में
और एक पूरा ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग थी जिसका नाम था वंडरलैंड, और उसमें फाइनली कुछ सिर्फ 8-9 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन पता लगा कि तकरीबन 1 लाख बच्चों की वीडियोस थी, कोई 4 साल के उससे भी कम, और उसमें मेंबरशिप फ़ी, अगर आपने मेंबर बनना था इस ग्रुप का तो आपको 100 ओरिजिनल वीडियोस बच्चों के देने थे एज अ मेंबरशिप फ़ी। अब ये जो सेकंड केस है, ये जो फेसबुक स्टॉकिंग का केस है, बिल्कुल इसका एक मिलता जुलता केस हमारे सामने आया था अगस्त 2014 में कि 2 लोग थे, उनकी मंगनी हुई, तो मंगेतर ने अपने फियांसे की कुछ तस्वीरें ली, और फिर जब मंगनी टूट गई तो एक तो वो उसको फेसबुक पे हरास भी करने लगा और फिर उन तस्वीरों को अपलोड करने लगा अपने फेसबुक पर और दूसरे इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर। गिरफ्तार हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको रिहा कर दिया, उन्होंने कहा कि सबूत नाकाफ़ी है। और ये कि साइबर क्राइम लॉ के अंदर कोई ऐसी प्रोविजन, क्योंकि साइबर क्राइम लॉ है ही बिल्कुल नहीं, उस वक्त प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस 2007, जिसके अंदर इसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट साइबर क्राइम्स की, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, है 7 साल कैद। बिल्कुल। अच्छा, इमरान अली नवाबशाह से हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान साहब। जी कामरान अली बात कर रहा हूँ। जैसे इसकी सबसे बड़ी वजह साइबर क्राइम पर अमल दरामद की ये है कि जो हमारे लेजिस्लेटर्स हैं वो भी इतने ज़्यादा लिटरेट नहीं है, उनको लिटरेट होने की ज़रूरत है। वो मतलब उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो लेजिस्लेशन इस हवाले से कर सकें। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये है टेक्निकल इशू, अब इसके अंदर सेफ्टी इश्यूज भी हैं, सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। अब ये जो साइबर क्राइम बिल है, अब इसके ऊपर भी बड़ी लोगों ने तनकीद की है, इसको हमारे लिए भी डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कभी, क्योंकि इतनी इसके अंदर आपको टेक्निकलिटीज़ में भी जाना पड़ता है कि आधी चीज़ों की हमें समझ नहीं आती, हो सकता है गलत बयानी हो जाए हमारे से। टेक्निकलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है इसमें। साइबर क्राइम बिल का जो मैंने मुसवदा पढ़ा है, जो कि अभी मंजूर होना, जिस पर डिबेट चल रही है, ये जो केसेस हैं, ये 2 नौजवानों के डेफिनेटली कोई इनको डिफेंड नहीं कर सकता और इनके लिए भी सज़ा है इस तरह के। अब ये अगर ये कह रहे हैं कि इन्हें पता नहीं था, नहीं तो मतलब ये अजीब सी बात है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे उन बच्चों की तस्वीरें भी रख रहे हैं, आप स्काइप पे उनको ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता। तो ये टिपिकल बात है। तो ये कवर है। मसला कहाँ आ रहा है? मुखालफत इसलिए हो रही है कि जो सिविल सोसाइटी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि आप जो गंदी मछलियाँ हैं, जैसे टेररिस्ट हैं या ब्लैकमेलर्स हैं या फ्रॉडिये हैं, उनको डेफिनेटली पकड़ें, हर आदमी आपकी सपोर्ट करता है, लेकिन आप जो उसकी वजह से उसके पर्दे में जो एक पूरा जाल इंफॉर्मेशन के समुंदर में फेंकना चाह रहे हैं, तो उसमें केकड़े भी चले आएंगे जो आपके किसी काम के नहीं हैं, उसमें जो है वो दूसरे जानवर भी चले आएंगे। सिर्फ एक आदमी को पकड़ने के लिए स्पेसिफिक कानून जो है अगर वजाहत के साथ बना लें तो बाकी जो सिविल सोसाइटी है वो बच सकती है, इसलिए कि इस कानून का भी मिसयूज़ हो सकता है जिस तरह इन लोगों ने मिसयूज़। और आप डिफाइन कैसे करेंगे कि टेररिस्ट है? अच्छा, हमारे साथ कॉलर है नवेद कराची से। जी नवेद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल मुबश्शिर साहब से ये है कि जो इस तरह का कानून बनाया गया है कि फेसबुक पे तस्वीरें वगैरह, ये जो टेररिस्ट वगैरह को ढूंढने के लिए, ये टेररिस्ट कभी FIA पकड़ सकती है या सिर्फ गरीब लोगों को ही पकड़ेगी? देखिए, ये तो एक बड़ा आपने जनरल सवाल कर दिया। टेररिस्ट भी पकड़े गए हैं थ्रू सोशल मीडिया, और ये कुछ ऐसे जो टेररिस्ट हैं जो कि सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे थे कम्युनिकेशन के लिए, किसी एक वाक़े के बाद उनको पकड़ा गया है। बाहर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है, जैसे कैलिफोर्निया फायरिंग की भी अभी आप ख़बरें सुन रहे हैं, और उसमें भी फेसबुक की बहुत जिक्र आया है, सोशल मीडिया का बहुत जिक्र आया है। तो ऐसा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि लॉ की अदम मौजूदगी, उसके अलावा हमारे पास ना तो ट्रेंड ऑफिसर्स हैं जो साइबर क्राइम को जिन्होंने पढ़ा हो, और ना ही ऐसे प्रोसिक्यूटर्स हैं अदालतों में जो कि प्रूव कर सके कि कहाँ पे साइबर क्राइम की जो साइबर क्राइम हुआ है उसको स्टैब्लिश कर सके। तो ये एक बड़ी वजह है कि सज़ा नहीं मिलती और जो इसके सारे कल्प्रिट्स हैं वो छूट जाते हैं। तो फ़िलहाल हमारे साथ एक कॉलर है फैसलाबाद से, अब्दुल रऊफ साहब। जी रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, मेरा सवाल ये है जी
کہ کیا ایسے کچھ صحافی بھی ہیں جو فیس بک سے تصویریں لیتے ہیں لڑکیوں کی؟ میں جانتا ہوں، میرے پاس کچھ ایسے ایویڈنس بھی ہیں. تو وہ فیس بک سے لڑکیوں کی تصویریں لیتے ہیں اور ان کی فیک خبریں لگا کے تو ان کے ساتھ ان تصویروں کو اٹیچ کر دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا اس کو اب کس کرائم کے ذمے میں لے کے آئیں گے؟ یہ سائبر کرائم ہے یا کیا کرائم بنتا ہے؟ دیکھیں کرائم ہوتا ہے، وہ چاہے صحافی کرے گا یا کوئی بھی کرے گا. تو اس کو یہ کہہ دینا بالکل اچھا کہ آپ نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی. اور اس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے بل میں کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے اس کو ڈی فیس کرنا، مسک کرنا، اس کی بھی میرا خیال ہے 3 سال قید اور کوئی 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا انہوں نے مقرر کی ہے. یہ ڈیفینیٹلی کوئی صحافی کرے یا نان صحافی کرے یہ کرائم ہے. اس طرح کا ایک 2015 میں بھی ایک کیس بائی دی وے سامنے آیا تھا. پنجاب سے ایک کیس ہے کہ 200 خواتین کہ فیس بک اکاؤنٹس ہیک کیے گئے تھے، ایک گروپ نے ہیک کیا تھا اور پھر ان کو فوٹو شاپ کر کے تبدیل کر کے یا ان کی پرسنل انفارمیشن لے کر انہوں نے ان کو دھمکی دی کہ ہم یہ پھر ہر جگہ پوسٹ کر دیں گے، ہم ہر جگہ پھیلا دیں گے. 200 وکٹمس اس میں. اور پھر اکتوبر میں آ کے ایف آئی اے نے اس گروپ کو بریک کیا. بہت لوگ نکلے اس میں سے اور ان کے خلاف پھر کاروائی بھی ہوئی ہے. تو 100% یہ ایک کرائم ہے، جو بھی کرے یہ ایک کرائم ہے. اور شمیم عرفان صاحب ہے کراچی سے. جی شمیم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی کچھ کرنا تھا ذرا، لیکن مجھے ذرا سا وقت دیجیے گا تھوڑا سا، آپ پھر بعد میں اس پہ ذرا تبصرہ کر لیجیے گا. پہلا تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو ابھی گزشتہ تقریب میں کچھ فرمایا تھا، جی میں اس تمام معاملے کو اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اپنے رب کے حضور دعا کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کچھ ہمارے اوپر رحم فرمائے. اچھا، دوسری بات یہ کہ عوام کو، قوم کو ایک دلدل میں دھکیل دیا گیا ہے، اوپر سے بولڈر ڈال دیے گئے ہیں اور اس کے اوپر موٹر وے بنا دی گئی ہیں. تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا. اور پھر ایک یہ ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے اتنی میٹنگز ہوئی ہیں، اتنی اجلاس ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آپا کی ایکس کمیٹی ہوتی تو ذرا جلدی وہ کر لیتی اس کے اوپر عمل. مصطفی صاحب آپ جواب دیں. میں خیال ہے کہ ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک میں ہم ذرا سوچتے ہیں اور پھر بریک کے بعد اس کا جواب دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے، سمبولک جواب ہے اور اس کا جواب ہے بریک. ویلکم بیک. اچھا، اب تک تو ہم نے جو سائبر کرائم ڈسکس کیے ہیں وہ ایسے ہیں کہ کسی کی انفارمیشن یا کسی کی تصویر لے کر آپ نے اس کو چینج کر کے پھر اس کو ایکسپلائٹ کیا یا پھر لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا. لیکن کچھ اور کیسز بھی ہیں اور خاص طور پر یہ بچوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو ان کیسز سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ کتنا ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ فیس بک یا سوشل میڈیا کک وغیرہ پر کیا کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے جو فیس بک فرینڈ ہیں وہ اصلیت میں آپ کے دشمن بھی نکل سکتے ہیں. آپ کو 2 مثالیں دیتے ہیں. گجرانوالہ، یہ 2012 کا ایک کیس ہے کہ گجرانوالہ میں ایک پورا گروپ پکڑا گیا جس میں ایک وکیل کی اہلیہ، ایک پولیس مین کا بیٹا، 4 اور لوگ ملوث تھے. اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ فیس بک پر اس خاتون کی پروفائل بنا لیتے تھے اور بڑی خوبصورت تصویریں لگاتے تھے. تو پھر جب لڑکے اپروچ کرتے تھے، اس کے ساتھ چیٹ کرتے تھے، جب ان کو پتہ لگتا تھا کہ اچھا اس بندے کے پاس کچھ مال ہے، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، تو پھر فون کال پر بات ہوتی تھی اور پھر ایک میٹنگ ارینج ہوتی تھی. میٹنگ میں وہ شخص سمجھتا تھا کہ میں جا کے اپنی گرل فرینڈ سے ملنے جا رہا ہوں، نکلتا تھا ایک کرمنل گروپ اور وہ ان کو کڈنیپ کر لیتے تھے. یہاں تک ابھی تک جو اس سٹوری میں ہے کہ 2 بچوں کو انہوں نے اس طرح اغوا کیا تھا اور لاکھوں روپے ملے تھے. یہ ایک اور سٹوری ہے 2013 کی. آپ کو یاد ہوگا کہ 13 سال کا لڑکا یہاں کراچی میں اغوا ہوا تھا کیونکہ اس نے فیس بک فرینڈشپ کی ایک اور لڑکے کے ساتھ جو ایکچولی 15 سال کا ہی تھا. لیکن پھر جب اس لڑکے کے بڑے بھائی کو پتہ لگا اور اس کو پتہ لگا کہ یار یہ تو کسی انڈسٹریلسٹ فیملی کا بچہ ہے، تو اس نے وہ چیٹ ٹیک اوور کر دی. اس نے کہا کہ چلو ملتے ہیں، کہیں کرکٹ کھیلتے ہیں، کھانے جاتے ہیں. وہاں گئے اور وہاں سے اس کو کڈنیپ کر دیا. اب کسی کو آن لائن فول کرنا بہت آسان کام ہے. تو آپ بے شک آپ 55 سال کے مرد ہوں، آپ دکھا رہے ہیں اپنے فیس بک پیج پہ کہ میں 13 سال کی لڑکی ہوں یا میں 15 سال کی لڑکی ہوں. یہ
क्राइम तो पुराना है, क्राइम है एक्सटॉर्शन, क्राइम है ब्लैकमेल और क्राइम है किडनैपिंग। जो तरीका इस्तेमाल किया गया है वो नया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि आप 24 घंटे, एक तो आप ये इतनी इत्तला रखें, आप इंफॉर्मेशन रखें कि सोशल मीडिया ऑपरेट कैसे करता है, और दूसरी बात कि जिस तरह आप मॉनिटर करते हो कि आपके बच्चे किससे मिल रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, टीवी पर क्या देख रहे हैं, किसके साथ खेल रहे हैं, इसको भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है। आप इग्नोरेंट नहीं रह सकते। रावलपिंडी से राजा शाहिद साहब। जी शाहिद साहब। जी टॉपिक तो आपने बहुत अच्छा छेड़ा, इसी सिलसिले में उठ के बैठ गया, आपको प्रोग्राम देखता रहता हूँ तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से आप समझाते हैं। मैं एक दो चीजें आपसे समझना चाहता हूँ, अगर मुझे 2 मिनट देंगे। जी सर। सबसे पहली बात ये है कि मैं किसी भी वेबसाइट को खोलना चाहूँ तो एक बड़े इजी सा है, अनब्लॉकर यूज करके, तो वहाँ किसी पोर्न साइट पे लिखूँ कि रावलपिंडी पाकिस्तान का कोई शहर भी लिखूँ, उसमें बहुत सारे बच्चों के सही पोर्न वीडियोस आ रही होती हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल कि हम लोग एक टॉपिक को, एक चीज को ना, फेसबुक जो हो गया वो पकड़ा गया, उसको लेके बैठ जाते हैं। हम लोग इस तरह क्यों नहीं बात कर रहे? एक चीज ये होगी। दूसरा ये कि मैं एक अपने बारे में बात करूँ, मैं नेट कैफे चला रहा हूँ छोटा सा, ठीक है। मैं अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी किस तरह करूंगा कि मेरे पास तो 10 क्लाइंट आके बैठ रहे हैं, 10 क्लाइंट में से कौन सा बंदा किसके साथ क्या इस तरह की बात कर रहा है, किसके साथ चीट कर रहा है, किसी को फेक आईडी बना के उसको चीट करके अपनी तरफ इस तरह राग़िब करके उसके साथ ज्यादती कर जाता है, तो क्या मेरी बचत है या मैं भी उन्हीं जैसा मुजरिम? ये है। अब ये डिपेंड करता है कि जो केस बना रहा है उसको असल मुजरिम मिला है या नहीं मिला। नहीं मिला तो हो सकता है कि वो आपको ही पकड़ ले। लेकिन ये जो इन्होंने अभी बात की ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे ही कह रहे हैं कि आप जो भी सर्च करें आपके पास हज़ारों तस्वीरें आ जाएंगी, कभी कभी वही तस्वीर होगी 10 डिफरेंट कैप्शंस के साथ। और एक मुझे याद है कि 2 साल पहले की बात है, फेसबुक पर एक पेज था जिसमें छोटे बच्चों की तस्वीरें थी, 7 फ़ोन नंबर्स दिए गए थे, और वो एक्चुअली एक ऑनलाइन पीडोफिलिया प्रोस्टिट्यूशन सर्विस चला रहे थे। उस वक्त हुकूमत की नज़र में शायद ये नहीं आई, लेकिन जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तानी जिन्होंने इस बात को देखा और इसकी मजम्मत की, तो उसने कहा कि उन्होंने फेसबुक को कंप्लेन किया, फिर वो पेज टेक डाउन हो गया। अब वो किसी और शेप या किसी और नाम से दोबारा आ गया है या नहीं आया, वो मुझे नहीं। अच्छा, मोहम्मद कैसर भी हमारे साथ रावलपिंडी से ही, उनकी बात पहले सुन लेते हैं। जी कैसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी। लेकिन मेरा क्वेश्चन आज से आपके मौजू से थोड़ा डिफरेंट है। जी फरमाइए। एक तो ये मैं पूछना चाहता हूँ, करप्शन क्यों और कब तक अपने सियासतदानों से, और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल मोहम्मद आमिर को फिर टीम में लेने की। जी बिल्कुल कैसे साहब, मैं समझ गया। देखिए करप्शन की बात तो आप ही करें। करप्शन नहीं, पहले सवाल का जवाब है तब तक जब तक जब तक आप खुद बाहर निकल के उसको नहीं रोकेंगे, मैं बाहर निकल के उसको नहीं रोकूंगा, या मेरे साथी बाहर निकल के उसको नहीं रोकेंगे, तो भाई ये तो तब तक है। और जहाँ तक मोहम्मद आमिर की बात है, तो मेरा अपना उस पर यही व्यू है कि ही शुड प्ले। जिस तरह एक चोर अगर अपनी सज़ा भुगत के बाहर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे दोबारा अंदर कर दिया जाए। वो अपनी सज़ा फ़िलहाल तो पूरी कर चुका है, फ्यूचर कंडक्ट जो है उसको शक का फ़ायदा दे देते हैं कुछ ना कुछ। हसीबुल्ला साहब हैं क्वेटा से। जनाब हेलो। जी हसीबुल्ला साहब। हसीबुल्ला साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है मुझे लग रहा है। अच्छा जी नहीं, जो करप्शन की जो बात थी, ये जो हम बात करते हैं ना कि करप्शन कब खत्म होगी, करप्शन कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक अनलेस के इंसान। मैं दोबारा ट्रेन को साइबर आप दोबारा लाइन पे लाना चाह रहा हूं। ले आपने जो है ज़ाहिर पोर्नोग्राफी और जो ब्लैकमेलिंग है उस पर खासी बात की। इतना ही अहम एक मसला है नफ़रत अंगेज़ मवाद की इशात और ज़ाती हमले और गालियाँ। ब्रेक का मेरा ख्याल है वक्त हो गया है, इसको दूसरे सेगमेंट में उठा के रखते हैं, तो ब्रेक ले लीजिए।
वेलकम बैक। अब्दुल वाजिद साहब हैं कोयटा से एक कॉलर। जी जनाब। जी वसतुल्ला खान साहब, मैं प्रोग्राम देखता हूँ बहुत खुशी से। शुक्रिया। और मैं आपका फ़ैन, आप मेरे फेवरेट, और मैं बात से बात जब से लेकर अभी तक आपको सुनता रहता हूँ, और उमूमन इस वक्त जाग कर आपका प्रोग्राम डायरेक्ट हमेशा देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आपको खुश रखे। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक और भी बात रखी हुई है कि अगर अल्लाह ने मुझे लड़का दिया ना तो उसका नाम वसतुल्ला खान हो। वाह। एक दूसरी बात ये है कि अभी आज आपका जो प्रोग्राम है सोशल मीडिया और उस पर जो क्राइम हो रहे हैं और उसके खिलाफ जो कानून बन रहे हैं, ये एक मुझे आपके प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा सच होता है, बिलखुसूस आपकी बातों में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, खुश रहें। कौन? हबीबुर रहमान साहब हैं इस्लामाबाद से। जी हबीब साहब। हेलो जी सर, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हबीबुर रहमान चौहान एडवोकेट कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी फरमाइए। अच्छा सर, मैंने जिक्र करना था ये जो सोशल मीडिया तफरी या जुर्म के हवाले से आपने 2 क्लिप्स दिखाए पहले, लेकिन हम इस पिक्चर का जो है दूसरा एस्पेक्ट देखना भूल जाते हैं कि देखें कि इन लड़कियों को कोई अगवा करके लेकर नहीं गया, ना इनके साथ किसी ने जोर ज़बरदस्ती की, बल्कि ये एक विलिंग वर्क था जिसमें वो पहले राजी, जब तक राजी थी तो तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो राजी नहीं हुई तो लड़के ने उसको ब्लैकमेलिंग का काम शुरू कर दिया। मीनिंग देयर बाय कि हमारी जो सोशल वैल्यूज़ थी, हमारी जो इंडिपेंडेंस के बाद हम कुछ नाम निहाद मॉडर्नाइजेशन की तरफ चले गए। अच्छा चौहान साहब, मैं यहीं पे आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट करूं। देखिए, जब बच्चा कम उम्र होता है तो कोई कानून इजाज़त नहीं देता। ये जो बात आपने की है ये वरगलाने के ज़ुमरे में आता है, और वरगलाना किसी कम उम्र को जो कि एडल्ट नहीं है वो कानून की नज़र में जुर्म है। अब चाहे हम उसे जितना भी मॉडर्नाइजेशन के पैराए में ले आएँ, जितना ही किसी और तरफ ले जाएं, लेकिन बहरहाल जुर्म तो सरजर्द हो गया है। और ये जो बड़ा है, पहली इकाई जो जुर्म की है सर वो होती है। नहीं, ये तो मेरा ख्याल है हम इस पे खासी तफसील से बहस कर सकेंगे। मैं आपकी सिर्फ इस एस्पेक्ट की बात करूंगा कि जो आपने कहा कि जी वो खुद विलिंग थे इनिशियली। अगर 10 साल का बच्चा या बच्ची या 12, 13, 14 साल का बच्चा या बच्चा विलिंग भी हो तो वो विलिंगनेस नहीं होती, इसलिए कि वो बच्चा है। जो बड़ा आदमी है या उसका फ़र्ज़ है, चूँकि उसे अच्छाई बुराई का ज़्यादा पता है, उसको ये चाहिए कि वो जज करके ये सोचे कि जब ये बॉर्डर क्रॉस हो रहा है, बीइंग ए बच्चा वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, तो उसे वहीं रोक देना चाहिए। लेकिन जब आप नहीं रोकते और आप उसको खाम माल बना लेते हैं अपनी ब्लैकमेलिंग के लिए, तो वो बच्चा जिम्मेदार नहीं है। जो अपने आप को बालिग कह रहा है, सारी जिम्मेदारी उस पे आएगी। इस पे कानून की बुनियाद है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है कि जो एडवोकेट साहब ये भी कहना चाह रहे थे कि अब वो बच्चों वाला केस अलग है, ठीक है। अब ये जो फॉर एग्जांपल मंगेतर या अगर कोई रिलेशनशिप थी, आपने कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स एक्सचेंज की, तो मेरा ख्याल ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल वैल्यूज़ की बात करना चाह रहे हैं कि वो पिक्चर्स शुरू में एक्सचेंज होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन ये है एक बड़ी मतलब अप इन द एयर टाइप बात है कि हम सोशल वैल्यूज अगेन आखिर में जिम्मेदारी उस पे आ जाएगी जो अपने आप को बालिग कहता है कि वो उन्हें बताए कि क्या है। लेकिन पॉइंट इज कि अगर आपने गलती कर भी ली, इस तरह की पिक्चर्स आपने किसी को दे दी, आपको नहीं देनी चाहिए। और इस तरह मतलब पीपल शुड बी केयरफुल कि अभी वो आपका महबूब है, आपका ख्याल है कि अभी शादी होने वाली है, जो भी होने वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइजिंग पिक्चर्स इंटरनेट पर डाल दें। एक दफ़ा डाल दें तो वो कभी वापस नहीं आ सकती। अच्छा, मैं हेट क्राइम की बात ये करना चाह रहा था कि मुश्किल सिर्फ ये है, ये लोग इतने बुज़दिल होते हैं जो कि नफ़रत अंगेज़ मवाद पोस्ट करते हैं। इनसे ज़्यादा बुज़दिल आदमी मैंने इसलिए नहीं देखा कि तकरीबन 100% लोग फेक आइडेंटिटी के साथ आते हैं। उनमें इतनी ज़रूरत नहीं होती कि वो अपने असली नाम के साथ आ सकें और किसी फ़िरक़े को, किसी नस्ल को, किसी आदमी को नंगी नंगी गालियाँ दे सके। बिल्कुल, वो तब तो हैं मर्द, लेकिन वो हमेशा फेक आईडी से आते हैं। तो उसकी वजह से ये हुआ है कि ये पता नहीं चलता कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। इसकी जब कंप्लेन की जाएगी तो इसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो कैसे होंगे। अभी मुबशिर साहब जो है प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे बता रहे थे कि आज जो इनकी मुलाकात हुई FIA वालों से, तो पता ये चला कि FIA का जो साइबर क्राइम डिवीज़न है सिंध में,
उसमें सिर्फ 6 एहलकार हैं जिनके पास न जाने सैकड़ों केसेस हैं मुख्तलिफ नौइयत के। अब वो जो 6 हैं वो किस किस केस पे तवज्जो देंगे और उसकी डिमांड कैसे पूरी करेंगे? तो मुझे तो लगता है कि अगर साइबर क्राइम बिल सिविल सोसाइटी की मदद से मंजूर हो भी जाए, तब भी जब तक ट्रेंड स्टाफ नहीं करेंगे, नहीं यही हाल होगा जो इस वक्त हमारी आला अदालतों से लेकर अदना अदालतों तक है कि 17 लाख केसेस जमा हैं, पता नहीं 100 साल में उनका फैसला होगा और जजों की तादाद 50% कम है। और इसमें तो सोने पे सुहागा, आपको टेक्निकल फैसिलिटीज भी उसी लेवल की चाहिए, उसी लेवल की, बिल्कुल। इन चीज़ों को ट्रैक करना आसान काम नहीं। अच्छा, मज़हर साहब हैं कराची से, उनसे भी सुन लेते हैं। जी मज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा संजीदा मौजू पर बात करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया हो या आपका मीडिया, पब्लिक मीडिया जो है, या हमारी सियासी जमातें हों या हमारी जुडिशरी हो या गैर सियासी इदारे हों, मतलब आप लोग इंसाफ से काम नहीं लेते। मैं बिलखुसूस आप लोगों के मुतालिक कह रहा हूँ, ये जो मीडिया पर बैठे हुए हैं आप लोग, जी जी, मतलब जितना पाकिस्तान में जो आज तबाही बर्बादी है, इसकी जो असल वजूहात हैं, आप उन सब चीज़ों का, जो भी कोई गैर सियासी इदारा हो या कोई भी इदारा हो, सब आप लोग सब मिलकर सियासतदानों पर उसका गंद उछालते हैं, सियासतदानों को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन जो दूसरे इदारे या लोग हैं उन पर आप लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते। आप लोग अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो आप लोग जी बिल्कुल। आप पहली दफा तो नहीं देखते शायद शो को। मेरे ख्याल में आपने अभी नया देखना शुरू कर दिया है। आज से आदत डाल लीजिए ये शो देखने की, और हमारे पुराने एपिसोड्स निकाल करके कुछ चेक कर लीजिए और आइंदा फ्यूचर में हमारे साथ रहिए तो आपको पता लग जाएगा कि हम प्रॉब्लम जहां होती है वहीं बयान करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि मीडिया पे सियासतदानों के ऊपर कीचड़ उछालना और उनको उनके खिलाफ मडस्लिंगिंग करना बहुत आसान है। ज़ाहिर है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बिकता भी है ना, बिकता भी है। कराची से याहिया साहब। जी याहिया साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी फरमाइए। मैं फरमाना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपका, मैं कॉलर को थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर आपका प्रोग्राम देखता हूँ। आपका प्रोग्राम वाहिद है जिसके अंदर आप हर इशू को कवर करते हैं और बड़े प्यारे अंदाज से, जहाँ जहाँ मुझे भी पता है कि आपके पास क्या गर्दन लगी होती है एक चैनल पर बैठ के इस तरह की बात करना, उसको जो समझने वाले वो समझ लेते हैं। जिस तरह मैंने बहुत दफा सुनी आपकी बातें, तो उसमें आप हर इदारे को जो भी एक तरीके महत्व तरीके से आप कहते हैं और वो समझना उसको चाहिए हमें। मेरा एक सोशल मीडिया के हवाले से मुझे कहना है, देखिए ये बगैर ब्रेक की गाड़ी बन चुकी है। अब आप फेसबुक पे देखिए 18 साल की एज उसमें ऑफिशियली आप मेंबर बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि आप दायरे उसमें कोई एक वेरिफिकेशन तो होती है, पीछे कोई उसको वेरीफाई करने वाला नहीं होता। मैं जिम्मेदार अपने आप को भी समझता हूँ, जो हमारे बच्चे जो बैठ कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता, हमें खुद अवेयरनेस नहीं होती। सबसे पहले हम अवेयरनेस हासिल करें। और मेरा एक सजेशन ये कि स्कूल्स लेवल के अंदर, क्योंकि अब बच्चे के अंदर एंड्रॉइड फोन है, आप 24 घंटे इसकी निगरानी नहीं करते, तो मेरा ये कहना है कि स्कूल्स के अंदर बाकायदा सोशल मीडिया एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाए और उसके जो उनके फायदे और नुकसान उनको बताया जाए, हाउ टू हैंडल सोशल मीडिया एक सब्जेक्ट बाकायदा रखें, वरना हम एक फितरे में चले जाएंगे। बहुत अच्छा, एक्सीलेंट। और कुछ आपने कहने की गुंजाइश छोड़ी नहीं है, इसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते। एक में खुशखबरी ये है कि एज अ सब्जेक्ट नहीं लिया, लेकिन मेरे बेटे जो स्कूल में जाता है तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस जरूर की थी जिसमें पूरे स्कूल ने अटेंड किया था और ये डूज एंड डोंट्स सिखाए गए। और ये होना चाहिए कि मतलब आप किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन और खतरों से हर स्कूल में एथिक्स का शायद सिलेबस में एक होता है सिलसिला, ये एथिक्स का पार्ट होना चाहिए। सर देखिए, एथिक्स भी नहीं, ये सेफ्टी बच्चों के लिए फिजिकल सेफ्टी की बात है कि आप समझ रहे हैं कि आपको कोई दोस्त है, आप अपने घर की मालूमात बता रहे, अच्छा मैं यहाँ खाना खाने जा रहा हूँ, आपको क्या पता है वो कौन है। और उसके बाद इसके अलावा जिस तरह ज़रार हम अपने बच्चों को हरासमेंट के मुतालिक बताते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको सोशल मीडिया पर हरासमेंट के मुतालिक भी बताना चाहिए कि ये वजूहात हो सकती हैं जिसमें आप किसी ना किसी प्रॉब्लम में। स्कूल में बुलियंग के ऊपर बात की जाती है, साइबर बुलियंग से लोगों ने खुदकुशियां की हैं। सही बात। तो ये भी एक फिलहाल जो सेक्सुअल हरासमेंट है वो सोशल मीडिया से बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से, वो फेक आईडी सर। बिल्कुल। ब्रेक ले लीजिए। वेलकम बैक। अच्छा वसत साहब, आप बात कर रहे थे जो लोग फेसबुक या सोशल मीडिया पर गाली गलौज देने के काफ़ी शौकीन हैं और वो समझते हैं कि भाई इसका तो कोई अंजाम नहीं होगा क्योंकि कोई नहीं पहचानेगा, मैं तो अपने कीबोर्ड के पीछे बैठा हूँ, कौन है। अच्छा, अब कोई लोग थोड़े से ज़्यादा दलेर होते हैं, वो अपने नाम और अपनी असल प्रोफाइल के साथ
بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ کیا ہوا میں آپ کو ایک سٹوری بتاتا ہوں. برازیل میں ساؤتھ امریکا میں کچھ لوگ تھے جو خواتینوں کو ہراس کر رہے تھے, ان کو گالیاں دے رہے تھے, نسلی بنیاد پر بھی ہیٹ سپیچ کر رہے تھے. تو خواتین نے ایک بہت انٹرسٹنگ رسپانس کیا کہ وہ فیس بک پوسٹ جس میں وہ گالیاں دے رہے تھے ان کو پرنٹ آؤٹ کر کے پینافلیکس پر چڑھا کے ایک باقاعدہ بل بورڈز بنا کے ان لوگوں کے گھروں کے باہر لگا دیے کہ جی یہ ہیں. تو اگر آپ اس طرح کے ہیں کہ آپ بھی اس طرح کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں تو تھوڑا محتاط ہو جائیں کہ جب آپ گھر جائیں تو آپ کی ہی اپنی فیس بک پوسٹ آپ کے گیٹ کے اوپر نہ چپکی ہو. اور میں نے تو یہ کرنا ہے, جو بھی مجھے اب آگے گالیاں دے گا نا. لیکن یہ صرف برازیل میں ہی ہو سکتا ہے, یہاں تو جوتے چل جائیں گے. نہیں جوتے چلیں گے, لیکن مسئلہ ہے کہ رات کو فجر سے پہلے جا کے چپکے سے لگا کے نکل جاؤ. ایک سیاسی جماعت کے سامنے تو بل بورڈز کا اتنا ڈھیر لگ جائے گا کہ اس کو وہاں سے نکلنے کی جگہ ہی نہیں ملے گی. کل انتخابات ہو رہے ہیں لہٰذا ابھی نام نہ لیں. اچھا نہیں, ہم نام نہیں لے رہے. نہیں تو وہ تو سر جیسے کراچی میں کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا کارکن گرفتار ہو گیا, تو اسی طرح بہت سے سیاسی جماعت کے کارکن جو ہیں. ہماری ریگولر کالر نورین سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی نورین, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا پروگرام کیا جتنی تعریف کروں کم ہے. بہت شکریہ. آج کا پروگرام بھی بہت اچھا, اور جو ٹاپک چل رہا ہے کہ تو بہت سارے واقعات ہماری نظروں سے گزرتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس کی ایک بہت بڑی جو وجہ ہے وہ ماں باپ اور بچوں میں دوری ہے. جی ہاں, صحیح بات. آپ اپنے بچوں کو دوست بنائیں, ان سے بات کریں, ان کے پرابلم شیئر کریں. ہمارا جو ایکسپیرینس ہے ہم ان کو بتائیں, اچھا برا چھوٹا موٹا, تو وہ اس طرف نہیں نکلیں گے. اگر ان کو کوئی ٹریپ کر رہا ہے, کوئی ان سے غلط بات کر رہا ہے, یا کوئی آدمی ان سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا فرینڈ ہوں, ایسی تصویر بھیج دو, یہ کر دو, وہ پہلے اپنی ماں کو جا کے بتائے گی. باپ کوئی اس کو بلیک میل کرے گا, پہلے وہ اپنے باپ کو فرینڈ سمجھ کے, اپنا پروٹیکٹر سمجھ کے وہ اس کو ڈسکس کرے گی. تو پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں سے دوستی کریں. جی بالکل بہترین بات کی ہے نورین سر. کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کہتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کرتے ہیں نا, تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں. بالکل, اور ان کو بھی انفارمیشن دیں. بالکل. اچھا, ڈیرہ بگٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب. جی فرمائیے. عنایت اللہ صاحب. یہ سر میں عنایت اللہ بات کروں ڈیرہ بگٹی کہ ہم سوشل میڈیا ہے, کچھ نوجوان یہاں سے قبائلی علاقہ یہاں یوز کرتے ہیں. ہمارا بیسکلی یہاں یوز کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے قومی مسائل تو سوشل میڈیا میں رکھتے ہیں, جس کے بعد ہمارے یہاں وہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کو حل کرنے کی. دوسری بات میرا یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے کچھ غریب لوگ خاندان ہیں تو بیکورڈ ایریا سے, تو اپنے بتاتے ہیں اپنا پرابلم, بچہ بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا یا کوئی مالی مشکلات ہے, تو ہم سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرتے ہیں. تو مخیر حضرات کچھ ہمارے فرینڈ ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہو گیا یا کوئی جرنلسٹ ہو گیا, تو اس حوالے سے وہ ہماری کافی مدد کرتے ہیں. تیسرا, آپ تینوں بھائیوں سے میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم سوئی گیس میں رہتے ہوں, جہاں سے گیس نکلتا ہے آپ کے تینوں کے گھروں میں گیس ہوگا, لیکن میرے گھر میں گیس نہیں ہے. میں یہاں پر 30 میٹر فاصلے پر پلانٹ سے ہوں, لیکن ہمارے لیے کائنڈلی آپ کچھ ہمارے سوئی گیس میں گیس نہ ہونے کے لیے ایک پروگرام ایسا کریں جس کے بعد حکمرانوں کو یہ بات تو ٹھیک ہے. جی بالکل, عنایت اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. اور میرے خیال میں دیکھیں, جب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ انٹرنیٹ معلومات کا ذریعہ ہے, تو وہاں ایسے ریموٹ ایریاز سے جہاں نارمل کمیونیکیشن تک نہیں ہوتی, سوشل میڈیا ایک بڑا ذریعہ بن ایک چھری کی طرح ہوتی ہے. بے شک آپ اس سے جو ہے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ اس سے اپنا بھی گلا کاٹ سکتے ہیں, دوسرے کا بھی کاٹ سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح یوز کرتے ہیں. یہ جو ہم نے بات کی نا, جیسے چنائی میں جو ابھی سیلاب آیا ہوا ہے, تو چنائی فلڈز کے ہیش ٹیگ استعمال کر کے بھی بہت امداد اکٹھی کی جا سکتی ہے, کسی کی مدد کی جا سکتی ہے, لاکھوں کام ہو سکتے ہیں. رحیم یار خان سے کوئی کالر ہیں. جی ثاقب علی بات کر رہا ہوں میں رحیم یار خان سے. جی فرمائیے. وسعت اللہ خان سے میرا سوال ہے سر. جی میرا سوال یہ ہے کہ وسعت اللہ خان صاحب, یہ کیونکہ جس طرح آپ کا پروگرام ہے ذرا ہٹ کے, تو میرا سوال بھی کچھ ذرا سا ہٹ کے ہے, تو مہربانی کر کے مجھے جواب دیجیے گا اس کا. جی میں ذرا یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ مطلب ان کا بیٹا جو ہے وہ کافی عرصے سے مطلب پتہ نہیں کہاں ہے, غائب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا سر. تو ہم لوگ یہ روزانہ ٹی وی پہ مطلب پروگرام وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ہم بھی بچوں والے ہیں, اور مطلب جس وجہ سے ان کا بچہ اغوا ہوا ہے وہ وجہ بھی شاید ہمیں پتہ ہے, لیکن پھر بھی وہ جس وجہ سے ہے پھر بھی وہ میدان میں ہیں بیچارے. تو ان کی ہمدردی میں دیکھتا ہوں پاکستان میں انفارچونیٹلی مجھے تو کہیں نظر نہیں آتی. اور پاکستان میں مطلب, اور آپ جیسے جو میڈیا ہاؤسز ہیں 5 مطلب آپ کو اگر مل جائیں کیا کہتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ, تو آپ 10.
جی بالکل صحیح بات کی ہے، لیکن ساکر صاحب ہم نے بارہا جو ہے شہریار تاثیر کے بارے میں بھی، علی گیلانی کے بارے میں بھی بات ضرور کی ہے، ظاہر ہے لیکن اتنی نہیں کی جتنی شاید ہمیں کرنی چاہیے تھی، یہ بات بالکل سجیشن اچھی ہے اور ہم آپ کو شور کرتے ہیں کہ ہم ضرور ان کے بارے میں بات کرتے رہیں گے۔ فی الحال اس ہفتے کے پروگرامز کا وقت ختم ہوا ہے، ملیں گے اگلے ہفتے، امید ہے تب تک کراچی کے رزلٹ آ چکے ہوں گے اور کسی کو فال نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم کو ملیں گے نئے کراچی سے ذرا ہٹ کے۔